बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्पेशली 9th क्लास के हाल चाल हैं आपके ठीक ठाक हैं। देखें, अनफॉर्चुनेटली अब हम लेक्चर्स जो है हमें ऐसे डिलीवर करने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से हमारी क्लासेस जो हैं वो नहीं हो सकती। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू लेक्चर स्कूल मैनेजमेंट कि उन्होंने आप लोगों का टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दिया। पहले आप लोगों के 2 सेमेस्टर्स में जो है वो हमने पेपर्स लिए और उससे बड़ा अच्छा हो गया कि हमारा जो पिछला या प्रीवियस जो सिलेबस था वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो गया। और अब इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड जो है हम तमाम सब्जेक्ट्स के आगे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जिसमें आप लोगों ने डेली बेसिस पर क्या करना है, उन लेक्चर्स को अटेंड करना है, अच्छे तरीके से समझना है और उसकी रफ प्रैक्टिस करनी है ऑन अ डेली बेसिस। और जो टीचर्स के नंबर दिए गए हैं उन पर आपने उनको व्हाट्सएप करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस आती है कि भाई सर हमें इसमें इस प्रॉब्लम थी या कोई चीज़ कोई कन्फ्यूजन थी, तो आप वो उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये हम क्योंकि 10th क्लास का तो हमने काफ़ी अरसे से ये स्टार्ट किया हुआ है ऑनलाइन सिस्टम, तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग भी इसको कोशिश कीजिएगा कि साथ के साथ कवर करें। और ये बात ज़हन में रखिएगा क्योंकि अब तो टाइम बिल्कुल भी आगे नहीं होगा। इंशाल्लाह होप सो अल्लाह ताला हमें जल्दी आपस में एक दूसरे के सामने फ़िज़िकली मिलवाए बिठाए और स्कूल्स ओपन हो, तो उसके बाद जो है वो टाइम नहीं होगा कि हम इस सिलेबस को मज़ीद अगेन या रिपीट कर सकें, रिवाइज़ करवा सकें। तो लिहाजा जो कुछ भी अब आपको पढ़ाया जाएगा समझ लें जस्ट लाइक आप क्लास में बैठ के और डेली बेसिस पर आपको असाइनमेंट मिल रही है और ये आपने काम करना है। तो लिहाजा आप लोगों ने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं मेरा नाम वकार अंजुम है, मैं फ़िज़िक्स आप लोगों को टीच करता हूं। तो फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोगों ने फ़िज़िक्स का लेक्चर अटेंड करना है तो 2-3 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आपके पास अपना कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके पास अपना रफ रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास आपका राइटिंग मटेरियल भी होना चाहिए। और साथ साथ आपने समझना है और बुक तो डेफ़िनेटली होनी चाहिए और साथ साथ आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। और जब मैं एक लेक्चर पढ़ा देता हूँ उसके बाद जब मैं रीड करूँगा तो आपका फ़ोकस भी किसकी तरफ हो, बुक की तरफ हो, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि बिल्कुल ही मैं आपके सामने जो है वो खड़ा हूँ और वो बिल्कुल सामने खड़े होकर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो सिलेबस था हमारा, हमने जो 2 यूनिट्स का सिलेबस था वो हमारा ये था कि हमने चैप्टर नंबर 4 एंड तक जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम ले लिया हुआ है, लेकिन 1-2 क्लासेस जो हैं वो उनके लास्ट टॉपिक रह गए हुए थे। तो आज मैं पहले चैप्टर नंबर 4 के वो लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं, एक टॉपिक जो भी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि चलें आपका कोई गिला ना रहे कि सर एक टॉपिक रह गया हुआ था। और उसके न्यूमेरिकल्स को एक बार देख लेते हैं, उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम एंड करेंगे। आप अपनी प्लीज़ बुक्स ओपन कर लें और टॉपिक जो हमारा डिस्कस करेंगे वो इक्विलिब्रियम की जो है वो स्टेट्स को डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लेक्चर नंबर 1 है आज से हमारा ऑनलाइन और 9th क्लास की फ़िज़िक्स है। चैप्टर नंबर 4 हमने जो है वो डिस्कस करना है। ओपन कर लिए आपने बुक्स, पेज नंबर आप ओपन करें जी 97, जिस पर टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा मैं आपको वैसे हल्का सा बता देता हूँ, ये हमने पढ़ा हुआ, हमने स्टेट्स पढ़ना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम वो कहता है बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन। इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई भी चीज़ बैलेंस में है, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं है उस वक्त जब तक उसके पास कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। और नेट फोर्स मैंने आपको बताया था, नेट फोर्स का मतलब होता है कि लेट्स सपोज क्या करिए, हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर मैं यहाँ से लगाता हूँ 5 न्यूटन और इधर से भी लगाता हूँ 5 न्यूटन। तो आपको अच्छी तरह ये पता है, ये एग्जांपल मैंने कई बार पहले आपको क्लास में बताई है कि एक साइड पर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन अगर इस तरह और दूसरी तरफ नेगेटिव है तो हम उसके साथ एक अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स के साथ साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, इसकी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ का है जी +5 और ये वाली क्या है -5। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब आप कहेंगे कि सर बॉडी पर फोर्स तो लग रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नेट रिजल्ट उसका क्या है, 0। हाँ, अगर मैं क्या करूँ, इस फोर्स को ख़त्म कर दूँ यहाँ से, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सर बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द 5 न्यूटन। जो हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है वो एक डायरेक्शन में फोर्स, इस वक्त हम कह सकते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी क्योंकि एक सिंगल फोर्स लग रही है और उस फोर्स का कोई ना कोई इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो कहता है कि अगर
फोर्सेस लग भी रही है उसका इम्पैक्ट भी ज़ीरो, और या अगर फोर्स ना भी लगे उस वक्त जो बॉडी की हालत होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। फिर हमने इसकी दो कंडीशंस पढ़ी थी, एक तो मैंने भी आपको बता दी कि एक तो उसने कहा था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी क्या हो, ज़ीरो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स ना लग रही हो, एक तो ग्रेविटी की फोर्स तो हर वक्त लगी रही होती है, तो लिहाजा उसने कहा तमाम की तमाम फोर्सेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। और ये हमने उसमें देखा था कि अगर वो तमाम की तमाम एक्स डायरेक्शन वाली भी ज़ीरो हों और तमाम की तमाम वाई डायरेक्शन वाली भी क्या हों, ज़ीरो हों। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। तो ये उस वक्त हमने कहा था कि बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में इससे पहले डिस्क्राइब किया, उसका इम्पैक्ट क्या हो, ज़ीरो हो। ये रिवाइज कर रहे हैं अभी हम, इक्विलिब्रियम का पढ़ना हमने आगे, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर उसने कहा चले ठीक है जी, अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हम क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं, और अगर हम इसी ब्लॉक की बात कर लेते हैं लेकिन हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पोजीशन। मतलब अगर आपके पास एक फोर्स लग रही है इस तरफ 5 न्यूटन और दूसरी फोर्स लग रही है इस तरफ 5 न्यूटन, अभी भी आप ये कहेंगे कि सर सम ऑफ फोर्सेस तो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन आप ये देखें कि एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो अगर वो सेम लाइन में ही ना लगें तो फिर इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी को फोर्स इधर से लगाएं और इसी को यहाँ से लगाएं तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। अ बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट अगर उनमें सेम लाइन पर क्या ना लगें, फोर्सेस ना लगें। इसका मतलब है कि अगर ये रोटेट करना शुरू कर देती है तो बॉडी में तो फिर मूवमेंट है। इसका मतलब ये हुआ रोटेशन, और रोटेशन मतलब टॉर्क। दूसरी कंडीशन उसने कहा था कि सम ऑफ टॉर्क भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फोर्सेस तो बैलेंस कर रही हो लेकिन उसके अंदर घुमाव या उसके अंदर मूवमेंट जो है वो सर्कुलेटरी या जैसे आपका स्ट्रेनिंग होता है वो हो रहा हो, तो उस तरह की कंडीशन को हमने क्या कहा था, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 99 पर। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था क्लास के अंदर। आज हमने इनकी डिस्कस करनी है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर हम कहेंगे एक बॉडी मान लेते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके इक्विलिब्रियम में कुछ डिफरेंट स्टेट्स हैं। एक होगी स्टेबल, एक होगी अनस्टेबल और एक होगी न्यूट्रल। ये हमने वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या हो सकती हैं। ओके जी, सबसे पहले आप पेज नंबर 100 ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अ बॉडी मे बी इन वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी किसी न किसी वक्त में इनमें से किसी न किसी एक हालत में तो हर हाल में होगी, इसके अलावा बॉडी की कोई पोजीशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले उसने क्या कहा जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल का मतलब होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि स्टेबल एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन पर, कोई चीज़ बरकरार रहे यानी स्टेबल रहे। या अगर आप इसको कॉमनली एग्जांपल करें कि आप किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं और वो फिर भी वहाँ पर अपनी जगह पर फिक्स रहे, इसका हम कहते हैं कि ये बॉडी की जो पोजीशन है वो स्टेबल है। इक्विलिब्रियम में क्या पोजीशन होगा? इक्विलिब्रियम ये है, जैसे लाइक ये मेरे पास एक बुक है, नोटबुक है, ये इस वक्त यहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस बुक को यहाँ से उठाता हूँ और हल्का सा टिल्ट करता हूँ। ओके, टिल्ट करने के बाद मैंने कोई फोर्स लगाई, डिस्टर्बेंस होगी, बॉडी की शेप और पोजीशन चेंज होगी। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये किधर जाएगी, ये वापस डाउन अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ जाएगी। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्टेट्स जिसमें हम कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें बॉडी के अंदर और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के बाद बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में चली जाए, इस तरह की जो हमारे पास स्टेट होंगी उनको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्कस कर लिया उसको ज़रा थोड़ा सा रीड आउट करें। कंसीडर अ बुक, और यही तरह की बुक आपकी उसके अंदर डायग्राम बनी हुई है, अगर आप देखें इस तरह करके उसने बनाई हुई है। ये बुक जो है वो बिल्कुल समझ लें किसी एक फ्लोर के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र हुआ हुआ है और वो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी जो है वो फोर्सेस कंबाइन करके किसी कंबाइन इफेक्ट दे रही है, वो सेंट्रल पॉइंट जहाँ से याद आया, ठीक है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, इसकी सेंटर में होगी और डिफरेंट शेप्स की हमने पीछे पड़ी हुई। वो कहते हैं जैसे आप इसको टिल्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज करेगी और जैसे आप इसको छोड़ेंगे ये वापस क्या करेगी, अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आएगी। बात आपने सिर्फ ये नोट करनी है कि जब हमने इसको टिल्ट किया तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है ये इसकी बेस लाइन में से गुजर रही थी। ये इसकी बेस लाइन है, ये एक बेस लाइन जिसके ऊपर कोई भी बॉडी बेस कर रही है, ठीक है। तो कहते हैं कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, it returns to its previous position when it sets free. Such a state of the body is called stable equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. मैंने यही बताया कि अगर आप उसको टिल्ट करें और उसके सेट फ्री करें, वापस छोड़ें और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन। मैंने अभी आपको बताया जब ये स्टेबल पर होती है तो ये कम से कम लोएस्ट पोजीशन पर क्या होती है, देखिए इतना सा बेस अर्थ से या टेबल से जो है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है। और व्हेन इट इज टिल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, और जैसे मैंने इसको टिल्ट किया ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर गया, राइज कर गया। ओके, इट रिटर्न्स टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हर ऑब्जेक्ट अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट को कम करने की कोशिश करता है या कम करते हुए क्या होता है, वापस आता है। अब मजे की बात सुना कि आपको पता होगा कि जो रेसिंग कार्स होती हैं वो बड़ी लो करके बनाई हुई होती है और जस्ट सम इंचेस जो हैं वो ग्राउंड से अप होती हैं, ताकि जितनी ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम से कम होगी उतनी ज़्यादा ग्रिप होगी, उतने ही ज़्यादा उसके उलटने के या एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। ओके, a body remain in stable equilibrium as long as the center of gravity acts through the base of the body. पॉइंट मैंने आपको पहले क्लियर किया। वो कहता है बॉडी कब तक स्टेबल रहेगी, बॉडी उस वक्त तक स्टेबल पोजीशन में रहेगी जब तक उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ, बेस लाइन से पास करती रहे या उस बेस लाइन में रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसकी बेस लाइन को क्रॉस कर जाए फिर ये वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये अपनी एक नई पोजीशन को अटेन कर लेगी। हम इसको ज़रा एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक वर्टिकल ब्लॉक है कोई, और वर्टिकल ब्लॉक है तो फिर आपके पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ है तो ये आपके पास ये इसकी स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको टिल्ट किया, अब इस वक्त इसकी बेस लाइन ये थी तो ये इसमें से पास करेगी। जैसे मैंने इसको टिल्ट किया ये इसकी बेस लाइन क्रॉस कर गई। अब मुझे खुद बताएं कि ये अगली पोजीशन में चली जाएगी या वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आएगी। डेफिनेटली अपनी अगली पोजीशन में चली जाएगी और वो उसकी पोजीशन होगी ये, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन अनदर बेस लाइन से गुजरेगी। मेरी बात समझ आई है आपको? देखें ये कोई सा भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आप इसको रखकर हल्की सी फोर्स लगाएंगे, छोड़ेंगे, वापस आएगी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से पास करेगी। थोड़ा सा और करते हैं, छोड़ते हैं तो शायद वापस आ रही। बहुत ज़्यादा टिल्ट कर देते हैं तो ये वापस नहीं आती है, अगली पोजीशन में चली जाती है और फिर अगली बेस लाइन में से इसकी ग्रेविटी पास आउट कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने आप को अब लोवेस्ट पर लेकर आना चाहती है, और अगर उसको प्रीवियस पोजीशन ना मिल रही हो तो वो नई पोजीशन लेकर अपने आप को क्या कर लेती है, स्टेबल कर लेती है। अब देखते हैं, रीड आउट करते हैं। कंसीडर अ ब्लॉक एज शोन इन फिगर, व्हेन द ब्लॉक इज टिल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी राइजेस इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी passes through its base in the tilt position as shown in figure, the block return to its previous position. If the vertical line through gets out of its base as shown in figure, the block does not return to its previous position. It topples over its base and moves to new stable equilibrium position. और अब आप ये देखें, खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा कोई शार्प टर्न हो रोड के ऊपर और स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी जाते अगर आप स्पीड ही करेंगे तो वो क्या करेगी, हल्की सी टिल्ट करेगी। अगर वो गाड़ी की बेस यानी कि जो उसकी नीचे वाली बेस है अगर वो ज़्यादा वाइडली नहीं है, अगर तो वाइडली है तो वो थोड़ी सी टिल्ट होने के बाद वापस पोजीशन में आ जाएगी।
और अगर वो बहुत ज़्यादा टिल्ट हो गई है और वो इतनी ज़्यादा टिल्ट हो गई हुई है कि और उसकी बेस लाइन में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास नहीं कर रही, आउट हो गई है, तो वो क्या करेगी, नई पोजीशन से बाद इस तरह हो जाएगी और इसका मतलब क्या होगा, वो एक नई पोजीशन में चली गई, आपके पास डेफिनेटली वो एक्सीडेंट हो गया और ये इसलिए मना भी करते हैं कि स्पीडली नहीं मूव करना और ये सारा। ठीक है, ओके जी। अब जो सेकंड है जी वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक हमने पढ़ ली स्टेबल, अब हम पढ़ रहे हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब यह है कि बॉडी तो स्टेबल हो ही नहीं सकती, ऐसी पोजीशन हो जिसमें स्टेबल नहीं हो सकती। कैसी पोजीशन हो, पेंसिल लें, पेंसिल को शार्प करें, उसके टिप के साथ आप इसको खड़ा करें, लेट्स से मैं ये मार्कर है, इसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे ये मैं जैसे इसको सेट फ्री करूँगा ये यहाँ रुक जाएगी, गिर जाएगी। एक लम्हे के लिए आपने देखा कि ये रुक सकती है फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, उसके बाद उसने क्या करना है, अपने आप को डाउन करना है। क्यों डाउन करना है, इस वक्त इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर हम इसको डिस्कस करें, इस वक्त इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये थी, ठीक है। अब जैसे ही गिर जाएगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, एट अ लोएस्ट पोजीशन पे। तो स्टेबल आने का मतलब ही यही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाए, अपने आप को लोएस्ट पे कर ले। तो अगर आप पेंसिल, ये डायग्राम बनी हुई है, वो कहते हैं कि तमाम ऐसी पोजीशंस जिसमें आप बॉडी को क्या करें, वर्टिकली रखें और शट फ्री करने के बाद वो वापस आ जाए, इस तरह की हम बॉडी को क्या कहेंगे, अनस्टेबल। इसको डिस्कस करते हैं। टेक ए पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप एज शोन इन फिगर। व्हेनेवर you leave it, the pencil topples over about its tip and falls down. This is called the unstable equilibrium. In unstable equilibrium, body may be made to stay only for a moment. Thus, body is unstable, unable to keep itself in the state of unstable equilibrium. So, if a body does not return to its previous position when sets free after slightest tilt, is said to be unstable equilibrium. ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब ये होगा कि न्यूट्रल हम आमतौर पर लेते हैं कि मतलब कोई चेंज ना आए। अब कोई चेंज क्यों ना आए, आपने फुटबॉल देखी, फुटबॉल की कोई ना कोई एक पोजीशन होगी, आपको मैं कहता हूं कि मैंने इसको डिस्टर्ब किया, थोड़ा टिल्ट किया, टॉपल्स किया, आ गए न्यू पोजीशन, वो भी यही होगी। अब आपको क्या पता लगा कि ये पहले कहाँ थी, अब कौन सी पोजीशन है। सपोज दैट अगर मैं इसके ऊपर एक स्माइली फेस बना देता हूँ, तो उसके बाद मुझे पता लगेगा कि वाकई जो है ये तो चेंज हो गई है पोजीशन, लेकिन हमें उसकी हालत वही लग रही है, पहले भी वही थी, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तब भी वही है। क्यों, क्योंकि ये स्फीयर था, स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये स्फीयर तो स्फीयर का इधर भी है, क्योंकि स्फीयर के अंदर आपको पता है तमाम के तमाम साइड पर रेडियस यानी कि जो वो होगा वही जैसा होगा। तो इस तरह की जो इक्विलिब्रियम होगी जिसमें हमें डिस्टर्ब करने के बाद भी उसकी जो आउटपुट लुक है वो डिस्टर्ब ना हो, एक जैसे लगे, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर 4.9 आर्टिकल, और ये बड़ी अहम चीज़ है। अब इक्विलिब्रियम हमने टॉपिक पढ़ लिया। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस करना किसी भी चीज़ को, और इस बैलेंस के ज़रिए हम बहुत सारे जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे उसने ये कहा कि किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए नीचे आप देखें कि इसने एक कैन लिया, उसमें वाटर को उसने लिया और एक ऊपर कॉर्क लिया, कॉर्क के अंदर नीडल लगाई, नीडल को उसने बैलेंस करना है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर। अगर मैं नीडल को बैलेंस करना चाहूँ, किसी भी कैन के अंदर पानी फिल कर मैंने कहा कि मैं नीडल को यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, बैलेंस करना चाहता हूँ। आप हवा के अंदर नहीं कर सकते, कोई जादू नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको कॉर्क में लगाकर और साइड पर आप 2 स्पॉट्स दे दें फॉर्क के ज़रिए, तो आप ये क्या सकते हैं, देखें मैंने नीडल को क्या कर दिया, वो बैलेंस कर दिया, 2 बैलेंस फोर्सेस के ज़रिए उसको स्टैंड कर दिया है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह की हम चीज़ें कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर जो आपने देखा है कि चरिंद परिंदे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये बैठते हैं तो इंसान की बॉडी का भी वेट सारी एक जगह पे और होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे से जो लेग्स या जो उसको सपोर्टिंग कर रही होती हैं वो उस एग्जैक्ट उसी जगह पर होता है जहाँ पर जो है ना उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे एक पैरेट दिखाया गया है,
पैरट उसने क्या किया है कि उस अल्लाह ताला ने उसकी जो टेल है वो बहुत ज़्यादा लेंथ है और आगे जो है उसकी जहाँ पर वो जिन पंजों पर वो बैठता है तो अल्लाह वो ऐसे होता है कि वो बिल्कुल बैलेंस होता है। तो अल्लाह ताला की तख्लीक है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह हैं। और आप देखें कि एक और आगे देखा होगा आपको सेल्फ राइडनिंग टॉय आपको नज़र आता है। और ये आमतौर पर अगर आप जाएँ तो पार्क्स के वगैरह के बाहर जो फुटपाथ होते हैं वहाँ पर ये बिखरे होते हैं कि वो हमेशा हवा में रहते हैं और टिल्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बेस लाइन है वहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पास करते हैं। आप उसको नई पोजीशन देते हैं, वो यूँ करके वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं और हवा के साथ वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने बेटा इस स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का जो हमारा टॉपिक है इसको अच्छी तरह याद करना है। इसकी डेफिनेशन, इसकी फिगरिंग जो भी आपको बताई गई है, बनाई गई है, वो आपने एक एक लिखनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है, नहीं तो शॉर्ट तो लाजमी है। तो और इसकी साइड ब्लॉक्स जो हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसकी डायरी को लिख कर आपने मेरे पास क्या करना है, स्टैंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, MCQs, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर कोई क्यूरीज होगी तो आप काइंडली बिल्कुल बताइएगा और आपने बिल्कुल शायनेस फील नहीं करनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।